Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next and the last part of redox reaction. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में कवर कर देंगे, तो आज वाला पार्ट जो है हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग और कुछ इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अब अपने चैनल पे सब्सक्राइब बटन के अलावा ज्वाइन बटन भी आ गया है। तो उस ज्वाइन बटन के आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, दूसरी बात, अगर आप लोग MCQ सॉल्व करते हो, उसमें आपको कोई भी डाउट आता है और आपको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है डाउटनट। उस ऐप के थ्रू आप अपने सारे सोल्यूशंस पा सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? सिंपल है, A + B विल गिव अस C। अब या तो A या B या दोनों जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए इस तरह के रिएक्शन के लिए, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो। फिर जो जितने भी हमारे कंबशन रिएक्शन होते हैं जो कि एलिमेंटल डाइऑक्सीजन का यूज लेते हैं, और बाकी ऐसे रिएक्शन जिनमें हमें दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, डाइऑक्सीजन नहीं है, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे C + O2 गिव्स अस CO2। दूसरी तरफ 3Mg + N2 गिव्स अस Mg3N2। तो इसमें यहाँ पे देखो, ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो इन दोनों की पावर जो है वो 0 है, लेकिन बाद में जब हमारा रिएक्शन हो गया तो ये +4 हो गया और ये -2 हो गई इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे भी इन दोनों की 0 है, लेकिन रिएक्शन के बाद Mg की हो जाएगी +2 और N की -3। इसी तरीके से एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CH4 + 2O2 गिव्स अस CO2 + 2H2O। तो इसमें जो रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं सबके वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। कार्बन का है -4, हाइड्रोजन का +1, O2 का 0, फिर यहाँ पे C का +4, यहाँ पे O का -2, यहाँ पे H का +1 और हमारे ऑक्सीजन का अगेन -2। क्लियर है? तो इसमें ज़्यादा कुछ भी चीज़ याद करने लायक नहीं है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं या तो वो दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए या उन दोनों में से एक एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उलट होते हैं बिल्कुल। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में टूट जाता है, और उनमें से एक कंपोनेंट कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 2H2O जो है उसको डीकम्पोज जब हमने किया हीट करा के, तो वो 2H2 + O2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे H2 और O2 जो है वो दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन का है +1 और ऑक्सीजन का है -2। इसी तरीके से अगर हम 2NaH को डीकम्पोज कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2Na + H2। ये भी दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे +1 और -1 है इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है KClO3 का। तो 2KClO3 जो है वो 2KCl + 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये कंपाउंड है, ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो इसका K का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और Cl का है -1, और यहाँ पे है +1 +5 और -2। तो यही बात ध्यान रखनी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा अपने कंपोनेंट्स में टूट रहा है तो उनमें से एक कंपोनेंट कम से कम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोरेट इन दिस रिएक्शन। तो हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा था उसमें जो हमारा H था उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे +1 था, यहाँ पे भी +1 था।
इसी तरीके से जो पोटेशियम क्लोरेट वाला रिएक्शन है वहां पे पोटेशियम का +1 है और यहाँ पे भी जब प्रोडक्ट बन गया तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। जैसे एक हमने लिया CaCO3 गिव्स अस CaO प्लस CO2, तो ये वाला जो है एग्जाम्पल हमारा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, देन इसका है +4 और ऑक्सीजन का है -2। यहाँ पे हम देखें तो Ca का +2 ही रहा और ऑक्सीजन का -2 रहा। यहाँ पे जो कार्बन है उसका +4 रहा और ऑक्सीजन का -2 रहा। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी चीज़ ना ऑक्सीडाइज हुई है और ना ही रिड्यूस हुई है। तो इसीलिए इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप के रिएक्शन पे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं उनमें होता क्या है, एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि एक कंपाउंड में जो आयन या कोई एटम प्रेजेंट है उसको हम दूसरे आयन या दूसरे एटम से रिप्लेस करा देते हैं किसी और एलिमेंट के। जैसे सपोज करो x + yz है, तो इसमें हमने क्या किया, x को इधर ला दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो बनेगा वो होगा xz + y। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक मेटल जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको हम दूसरे मेटल में जो कि अनकंबाइंड स्टेट में है उससे डिस्प्लेस करा सकते हैं। ऑलरेडी हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखे थे पिछले लेक्चर में, उसी से थोड़ा थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, जिसमें Cu को हमने Zn से रिप्लेस करा दिया था, उस तरीके से ही। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जहां पे हम क्या करते हैं, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन ओर्स। ओर्स में जो उनके कंपाउंड्स होते हैं उनसे जब हमें प्योर मेटल को निकालना होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही काम में लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे CuSO4 + Zn। तो हम यहाँ पे Cu को Zn से रिप्लेस करा देंगे तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 + Cu। दूसरा है हमारा V2O5 + 5 कैल्शियम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2V + 5 CaO। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा TiCl4 + 2 Mg। तो इसको हम जब हीट कराएंगे तो हमारा जो Mg है वो Ti को रिप्लेस कर देगा, Ti हमारा एज इट इज निकल आएगा और 2 MgCl2 हमारा बाहर आएगा। देन Cr2O3 + 2 Al gives us Al2O3 + 2 Cr। तो इन सब के भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, यहाँ पे हो गया 0। इसी तरीके से S का जो है वो था +6, यहाँ पे +6 ही रहा। O का जो था वो -2 था, यहाँ पे भी उसका -2 ही रहा। लेकिन यहाँ पे जिंक का 0 था और यहाँ पे उसका हो गया +2। क्लियर है? इसी तरीके से वेनेडियम का यहाँ था +5 और ऑक्सीजन का -2 और कैल्शियम का 0। तो यहाँ पे वेनेडियम का 0 हो गया, कैल्शियम का +2 हो गया और ऑक्सीजन का -2 ही रहा। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो Ti का है +4, Cl का है -1, Mg का है 0। तो यहाँ पे Ti का 0 हो जाएगा, Mg का +2 हो जाएगा और Cl का -1 ही रहेगा। तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर है? नाउ इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द वन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, which evidently shows more capability to lose electrons as compared to the one that is reduced। अब हर एक केस में क्या है, जो रिड्यूसिंग मेटल है यानी कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे इस केस में जिंक को ले लिया हमने, यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि ये CuSO4 में जो Cu है उसे रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ये जो रिड्यूसिंग मेटल होता है ये हमेशा जिस मेटल को रिड्यूस कर रहा है उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो Zn इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, और इसकी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एज कंपेयर टू वन दैट इज रिड्यूस, यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा बजाय के Cu के। क्लियर है? दूसरी कैटेगरी पे आते हैं इसकी, जो कि है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता है और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वो रेयर होते हैं काफी। अब जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं या कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, वो बहुत ही अच्छे रिडक्टेंट्स होते हैं
और वो हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से भी रिप्लेस करा देते हैं, जैसे 2Na प्लस 2H2O, तो ये बना देगा हमारा 2NaOH प्लस H2। दूसरी तरफ कैल्शियम अगर हम देखें तो वो भी हमारे कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देगा और ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। अब कुछ लेस एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जैसे Mg प्लस 2H2O गिव्स अस MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। इसी तरीके से 2Fe हुआ अगर, तो वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा Fe2O3 प्लस 3H2। तो जितने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो आसानी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो लेस एक्टिव मेटल्स होंगे वो हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। Now many metals including those which do not react with cold water are capable of displacing hydrogen from acids। अब बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनमें वो वाले मेटल्स भी इंक्लूडेड है हमारे जो कि ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर सकते, जैसे Mg हो गया, Fe हो गया। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन है उसको एसिड्स से डिस्प्लेस करा देते हैं इजीली। Now the dihydrogen from acids may even be produced by such metals which do not react with steam। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो वो भी हमारे डाइहाइड्रोजन को एसिड से प्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, टिन हो गया। वो एग्जांपल्स हैं इस तरह के मेटल्स के जो कि स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे जो कि हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करा देते हैं, जैसे Zn प्लस HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। इसी तरीके से मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो Mg प्लस 2HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। अब फेरस का देख लेते हैं, यानी कि आयरन प्लस 2HCl गिव्स अस FeCl2 प्लस H2। इस तरीके से तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं हमारे एसिड वाले, इनको हम लेबोरेटरी में जब हमें डाइहाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी होती है तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि रेट क्या है हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन का, जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा हमारा मेटल जो है वो रिएक्टिव होगा। अब इन तीनों में से अगर हम देखें तो जो रेट है हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन की वो सबसे कम है आयरन के लिए, क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसके लिए है, ये मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इनमें से। अब जो बहुत ही ज़्यादा लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं, जैसे सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रिएक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जिंक, कॉपर और सिल्वर की जो टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की, एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की। और हमने जो ऑर्डर पढ़ा था वो क्या था, जिंक सबसे ज़्यादा होगा, फिर Cu और फिर Ag। तो ये क्या थी, उसका रिड्यूसिंग एक्टिविटी थी, इस ऑर्डर में रहती है। तो मेटल्स की तरह जो एक्टिविटी सीरीज है वो हेलोजेंस के लिए भी एग्जिस्ट करती है। अब जो पावर है इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो ये दिखाते हैं, वो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा हमारा फ्लोरीन और सबसे कम पावर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा आयोडीन। सो ये क्या इम्प्लाई करता है कि फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि वो आराम से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस को उनके सोल्यूशन से रिप्लेस करा सकता है। इनफैक्ट फ्लोरीन इतना रिएक्टिव होता है कि वो वाटर को अटैक करके जो ऑक्सीजन है वाटर की उसे भी डिस्प्लेस करा देता है। कैसे, 2H2O प्लस 2F2 गिव्स अस 4HF प्लस O2। तो यहाँ पे ये वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। इसी रीजन की वजह से जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के, वो हम फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरी तरफ क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को डिस्प्लेस करा सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम देखें तो ये रिएक्शंस कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा Cl2 प्लस 2KBr गिव्स अस 2KCl प्लस Br2। देन Cl2 प्लस 2Ki गिव्स अस 2KCl प्लस I2। तो जो हमारा क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को डिस्प्लेस करा सकता है। अब क्योंकि जो हमारे Br2 और I2 है वो कलर्ड होते हैं और CCl4 में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम सॉल्यूशन का कलर देख के इनके बारे में पता लगा सकते हैं। अब अगर हमें ये वाले जो दोनों रिएक्शंस हैं इनको आयोनिक फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, Cl2 प्लस 2Br माइनस गिव्स अस 2Cl माइनस प्लस Br2, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा Cl2 प्लस 2I माइनस गिव्स अस 2
Cl माइनस प्लस I2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो हमारे ये ऊपर वाले दोनों रिएक्शंस हैं ये हमारे Br माइनस और I माइनस को आइडेंटिफाई करने का बेसिस बनाते हैं एक लेबोरेटरी में, और वो कौन सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्लियर है। अब एक और चीज है, जो ब्रोमीन है वो इसी तरीके से आयोडीन को रिप्लेस करा देगा, जैसे Br2 प्लस 2I माइनस विल गिव अस 2Br माइनस प्लस I2। तो सिंपल है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को रिप्लेस कराएगा, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कराएगा, और ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को रिप्लेस करा सकता है, और आयोडीन किसी को भी नहीं करा सकता। अब जो हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं हमारे, उनका डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। जब हमें हेलाइड से हेलोजेंस की रिकवरी करनी होती है तो उसमें हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2x माइनस गिव्स अस x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे x जो है वो हमारा हेलोजन एलिमेंट है। अब हमारे पास ऐसे केमिकल तरीके मौजूद हैं जिससे हम Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस को ऑक्सीडाइज करा सकें, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब हमें F माइनस आयंस को F2 में कन्वर्ट कराना होता है, उसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। सिर्फ एक तरीका है F2 पाने का F माइनस से, और वो है कि इसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली ऑक्सीडाइज कराएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो कि है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इसमें होता क्या है, एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो इसमें एक ही एलिमेंट जो है पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रेजेंट है, उसका रिडक्शन भी होता है और उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। Now, one of the reacting substances in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation state. अब जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कि कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो एलिमेंट हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस के रूप में रहेगा, वही एलिमेंट जो कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो हमेशा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। इसीलिए रिएक्शन के टाइम पे उसकी हायर और लोअर दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो जाएंगी, यानी कि वो रिड्यूस भी हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, यानी कि 2H2O2। यहाँ पे H का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और ऑक्सीजन का है -1। तो ये हमारा कन्वर्ट होगा 2H2O + O2 में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो वही +1 रहा, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे -2 में रहेगा और यहाँ पे 0 में रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, और वो डिक्रीज होके -2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला गया। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, उनका भी एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। कैसे, P4 + 3OH माइनस + 3H2O। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो PH3 बनाएगा जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3, ये, और एक बनाएगा +3H2PO2-। यहाँ पे P की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। इसी तरीके से अगर हम सल्फर का देखें तो S8 + 12OH माइनस गिव्स अस 4S2-। यहाँ पे हो गई इसकी -2, यहाँ पे थी 0, + 2S2O3 2-। यहाँ पे S की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। क्लियर है। तीसरा रिएक्शन आता है हमारा क्लोरीन का, Cl2 + 2OH माइनस गिव्स अस ClO- + Cl- + वाटर। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहाँ पे हो गई +1 और यहाँ पे हो गई -1। तो एक ही हमारा जो मेटल है या एलिमेंट है वो रिड्यूस भी हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ओके, अब ये वाला जो हमारा लास्ट रिएक्शन हमने देखा, इसमें हमारा जो हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट है वो बन रहा है। जो हाइपोक्लोराइट आयन है हमारा ClO-, ये रिएक्शन में जो फॉर्म हो रहा है, ये हमारे कलर बियरिंग स्टेन्स जो होते हैं सब्सटेंसेस के, उन्हें ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारे ब्रोमीन और आयोडीन है वो भी इसी तरीके के ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो कि हमारा क्लोरीन दिखा रहा है इस रिएक्शन में। लेकिन जो फ्लोरीन है, जब उसको हम एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं तो वो इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाता है। उसका रिएक्शन कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो होता है 2F2 + 2OH माइनस गिव्स अस 2F- + OF2 + H2O। सो फ्लोरीन जो ये डेविएशन दिखाता है
वो किस वजह से है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ये कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसका मतलब हेलोजेंस में जो फ्लोरीन है उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी नहीं है। क्लियर हो गया? जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो सब दिखाते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पे। अब जो हमारे रिडॉक्स प्रोसेसेस होते हैं उनकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड जो है वो इस चीज पे बेस्ड रहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसमें क्या चेंज आ रहा है। दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं उसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करते हैं, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक में रिडक्शन हो रहा होता है। अब ये दोनों मेथड्स जो हैं वो यूज में हैं और चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो दोनों मेथड के बारे में हम बात करेंगे। पहला मेथड लेते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसमें क्या करते हैं हम, इन राइटिंग इक्वेशंस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस द कॉम्पोजिशंस एंड फॉर्मूलाज मस्ट बी नोन फॉर द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट एंड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म। तो सिंपल है, जैसे कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं वैसे ही इस केस में भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें हमें जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका फॉर्मूला और उनका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम इस मेथड को कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप है हम करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। दूसरे स्टेप में हम ऐसे एटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ है रिएक्शन के दौरान, और उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पर एटम जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसे कैलकुलेट करेंगे, और जिस भी पूरे मॉलिक्यूल और आयन में वो हो रहा है उसका भी इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। अब अगर ये इक्वल नहीं हुए तो उन्हें हम एक सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो इक्वल हो जाए। क्लियर है? अब अगर आपको ये लग रहा है कि दो सब्सटेंसेस रिड्यूस ही हुए हैं और कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, या दो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज ही हुए हैं कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है। या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला गलत लिखा है, या उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसे आपने ढंग से असाइन नहीं किया है। क्लियर है? चौथा स्टेप जो आता है उसमें हम क्या करते हैं, वी विल ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water, add H plus or OH minus ions to the expression on the appropriate side so that the total ionic charges of reactants and products are equal। तो अगर हमारा रिएक्शन जो है वाटर में हो रहा है तो हम ये चीज अश्योर करेंगे कि जो आयंस का इन्वॉल्वमेंट है वो हम दिखाएं। हम H प्लस या OH माइनस आयंस जो है उसे एक्सप्रेशन में इंक्लूड करेंगे, जिस भी साइड पे हमें इंक्लूड करना है, जिससे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टोटल आयोनिक चार्जेस हैं वो इक्वल हो। अगर रिएक्शन एसिडिक सोल्यूशन में हम करा रहे हैं तो हम H प्लस आयन को यूज करेंगे, और अगर हम बेसिक सोल्यूशन में करा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम OH माइनस आयंस का इस्तेमाल करेंगे। देन नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स का नंबर है एक्सप्रेशन में दोनों साइड्स पे, उसे हम इक्वल करते हैं। कैसे? H2O मॉलिक्यूल ऐड करा के रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड। दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन एटम्स का नंबर भी चेक करेंगे। अगर ऑक्सीजन एटम का नंबर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम है तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे जो कि है हाफ रिएक्शन मेथड। इस मेथड में हम दो हाफ इक्वेशंस जो हैं उन्हें अलग अलग बैलेंस करते हैं और फिर हम उनको मिला के एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना देते हैं। सपोज करो हमें एक ऐसी इक्वेशन बैलेंस करनी है जिसमें Fe2+ का ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं हम Fe3+ आयन में डाइक्रोमेट आयंस के थ्रू एसिडिक मीडियम में। तो इसमें जो Cr2O7 2- है हमारा, वो Cr3+ आयन में रिड्यूस होगा, जबकि Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहला जो स्टेप रहेगा उसमें हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे आयोनिक फॉर्म में जो रिएक्शन हो रहा है हमारा उसके लिए। जैसे Fe2+ plus Cr2O7 2- will give us Fe3+ plus Cr3+। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, वो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला हाफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो होगा Fe2+ gives us Fe3+, और दूसरा हाफ रिएक्शन होगा हमारा Cr2O7 2- gives us Cr3+।
अब यहाँ पे 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे जो हमारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर था वो था +6, ये रिड्यूस होकर +3 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। दोनों हाफ रिएक्शंस लिख लिए। तीसरा जो हमारा स्टेप है उसमें हम सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे इंडिविजुअली, अदर देन O एंड H। अगर O और H प्रेजेंट है तो उनको छोड़ के बाकी एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। हम Fe2+ और Fe3+ दोनों को एक एक ही हमें एटम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें हमें यहाँ पे Cr2 था, जबकि यहाँ पे Cr सिंगल है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, अगर रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे और H एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cr2O7 2- प्लस 14H+ गिव्स अस 2Cr3+ प्लस 7H2O। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा उसमें हम एक साइड पे हाफ रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे जिससे हम चार्जेस को बैलेंस कर पाए, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का उन्हें दोनों हाफ रिएक्शंस में इक्वल कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें एक हाफ रिएक्शन या दोनों हाफ रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई ही क्यों ना करना पड़े। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको हम चार्ज बैलेंस करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Fe2+ गिव्स अस Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया। अब जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा हमारा उसमें हमारे नेट 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और सिर्फ 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव अस 2Cr3+ प्लस 7H2O। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों हाफ रिएक्शन में उन्हें इक्वलाइज करने के लिए हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 Fe2+ विल गिव्स अस 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बना लेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है हमारे उनको कैंसिल कर देंगे दोनों साइड पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 Fe2+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ गिव्स अस 6 Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। क्लियर हो गया। अब जो लास्ट स्टेप रहेगा उसमें हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि इक्वेशन में जो नंबर है एटम्स का और टाइप है एटम्स का वो सेम है और दोनों साइड्स पे चार्जेस जो है वो भी सेम है। ये लास्ट चेक जो होता है ये रिवील करता है कि इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है एटम्स के नंबर के रेस्पेक्ट में भी और चार्जेस के रेस्पेक्ट में भी। अब अगर रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है तो सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया। उसके बाद हर एक H+ आयन के लिए हम इक्वल नंबर ऑफ OH- ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे इक्वेशन की। अब जहां पे हमारा H+ और OH- आयन एक साइड पे आ रहा है इक्वेशन के तो उसको हम कंबाइन करके वाटर बना देंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को एज द बेसिस फॉर titrations पढ़ेंगे। So in acid-base system we come across with a titration method for finding out the strength of one solution against the other using a pH sensitive indicator। तो एसिड बेस सिस्टम्स में हम एक टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो पता करते हैं दूसरे सोल्यूशन के अगेंस्ट एक पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर यूज करके। इसी तरीके से जो हमारे रिडॉक्स सिस्टम होते हैं उसमें भी हम टाइट्रेशन मेथड अपना सकते हैं जिससे हम रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट की जो स्ट्रेंथ है उसे डिटरमाइन कर सके एक रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर यूज करके। अब जो यूसेज होता है इंडिकेटर्स का रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो कौन कौन सा हो सकता है। पहला है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रिएजेंट जो है वो खुद ही इंटेंसली कलर्ड हो, यानी कि खुद ही वो बहुत ज्यादा कलर्ड हो। जैसे एग्जाम्पल है इसका परमैंगनेट आयन यानी कि MnO4-। यहाँ पे जो MnO4- होता है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम में आता है। अब इस केस में हमारा विजिबल एंड पॉइंट कब अचीव होगा, जैसे ही हमारा जो रिडक्टेंट है चाहे वो Fe2+ हो चाहे वो C2O4 2- हो, उसका लास्ट पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और
जो फर्स्ट लास्टिंग टिंज है पिंक कलर की वो अपीयर होना चालू होगा। और वो भी कब? जब MnO4 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी कि 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर जितनी कम होगी। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो कलर है उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद मिनिमम ओवरशूट हो रहा है। और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट जो है वो मोल स्टाइकियोमेट्री की टर्म्स में इक्वल होते हैं। क्लियर है? दूसरा जो यूसेज है वो ये है कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज नहीं हो रहा है जैसा कि MnO4 माइनस वाले टाइट्रेशन में हो रहा था, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो जैसे ही हमारा लास्ट बिट जो है रिएक्टेंट का वो कंज्यूम होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होके वो एक बहुत बड़ा कलर चेंज प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है Cr2O7 2-। इसमें क्या होता है? ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है खुद, लेकिन जो इंडिकेटर सब्सटेंस होता है हमारा डाइफेनिलमीन उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है जैसे ही हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होता है उसके तुरंत बाद, और एक इंटेंस ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता चल जाता है कि एंड पॉइंट जो है वो आ गया है। तो ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है उसको ऑक्सीडाइज करके एक कलर्ड सब्सटेंस बना देगा। तीसरा जो मेथड है हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कॉमन भी है, लेकिन इसका यूज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। कैसे? ये उन्हीं रिएजेंट्स में काम आ सकता है जो कि I- आयंस को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, जैसे Cu2 जो है वो कर पाता है। कैसे करता है वो? 2Cu2 plus 4I- gives us Cu2I2 plus I2। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज कर पा रहा है I- आयन को, इसीलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब ये जो मेथड है हमारे किस चीज पे बेस्ड रहता है कि जो आयोडीन है वो खुद ही बहुत ज्यादा इंटेंस ब्लू कलर देता है जब हम उसको स्टार्च से रिएक्ट करवाते हैं, और एक स्पेसिफिक रिएक्शन करता है वो थायोसल्फेट आयंस के साथ भी, यानी कि H2O3 2- के साथ, क्योंकि ये खुद भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसे होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन? I2 प्लस H2O3 2-, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये हमें देगा 2I- प्लस S4O6 2-। तो यहाँ पे I2 जो है वो इंसोल्यूबल रहता है वाटर में, लेकिन अगर Ki का सोल्यूशन है जिसमें Ki जो है वो Ki3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें I2 हमारा रिमेन कर सकता है। नाउ ऑन एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Cu2 प्लस आयंस ऑन आयोडाइड आयंस एन इंटेंस ब्लू कलर अपीयर। अब जैसे ही हमारे Cu2 प्लस आयंस जो हैं वो आयोडाइड आयंस पे रिएक्ट करेंगे तो उनके रिएक्शन से आयोडीन लिबरेट होगा, और जैसे ही अगर हमने उसमें स्टार्च ऐड कर दिया, जैसे ही आयोडीन लिबरेट हुआ और हमने स्टार्च ऐड कर दिया, तो एक बहुत गहरा ब्लू कलर जो है वो अपीयर हो जाए। लेकिन जैसे ही आयोडीन को थायोसल्फेट आयंस ने कंज्यूम किया वैसे ही ये कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए हम एंड पॉइंट को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि है लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो कंसेप्ट है रिडॉक्स प्रोसेस का वो टाइम के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का वो कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको कैसे विजुअलाइज किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एटम के अराउंड जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो हमारा वो रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो अलग अलग कंसेप्ट जो है वो आते जा रहे हैं। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, और इस चैप्टर के भी लास्ट टॉपिक पे, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। अब आप लोगों ने जो कल हमने रिएक्शंस पढ़े थे वो तो ध्यान ही होंगे, जिसमें हमने CuNO3 के सोल्यूशन में जिंक रॉड को या जिंक स्ट्रिप को डिप कर दिया था। तो वही काम हम अगर जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वही चीज हमें देखने को मिलेगी। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो होगा, और इस रिएक्शन के टाइम पे जिंक तो जिंक आयंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर आयंस रिड्यूस होकर मेटालिक कॉपर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जिंक से कॉपर आयन पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इस रिएक्शन के टाइम पे हीट भी इवॉल्व होती है। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, और मॉडिफाई किस तरीके से करें? इस तरीके से कि उसी रिडॉक्स रिएक्शन में जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली होने लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से सेपरेट करना होगा। तो हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया एक बीकर में, और उसमें एक कॉपर स्ट्रिप जो है या कॉपर रॉड जो है वो डिप कर दी। ऐसे ही दूसरी तरफ हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लिया और उसमें हमने जिंक रॉड या स्ट्रिप जो है वो डिप कर दी। अब क्या होगा, दोनों बीकर्स जो हैं उनमें रिएक्शन होगा,
और जो मेटल और उसके सॉल्ट सोल्यूशन की इंटरफेस है हर एक बीकर में, वहां पे रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है सेम स्पीशीज की वो प्रेजेंट रहेंगी। सो दीज रिप्रेजेंट द स्पीशीज इन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये हमें क्या शो करेगा, ऐसी स्पीशीज शो करेगा जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो एक रिडॉक्स कपल है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म्स हमें एक साथ देखने को मिल रही हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म से एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके या फिर एक स्लैश से सेपरेट करके, जैसे ये दिखा रहा है सॉलिड, फिर स्लैश लगा दिया हमने और फिर सोल्यूशन। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो दो रिडॉक्स कपल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn2+/Zn और Cu2+/Cu। अब इन दोनों केसेस में जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसे हमने पहले रखा है और रिड्यूस फॉर्म को हमने बाद में रखा है। अब हम क्या करेंगे, जिस बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और जिस बीकर में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है उनको हम पास पास रख देंगे साइड बाय साइड, और इन दोनों बीकर्स को हम एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। नाउ दिस सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, usually solidified by boiling with agar-agar and later cooling to be jelly-like substance। अब इस U-shaped ट्यूब में या तो पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे हम या फिर अमोनियम नाइट्रेट का, और उसको बनाएंगे कैसे, हम पहले उसको अगार अगार के साथ बॉईल करा के उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे और फिर उसको बाद में ठंडा करा के एक जेली लाइक सब्सटेंस बना लेंगे और उसको इस यू शेप ट्यूब में हम भर देंगे। अब ये सॉल्ट ब्रिज काम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाएगा दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, लेकिन उनको मिक्स भी नहीं होने देगा, बस कॉन्टैक्ट बना के रखेगा। अब जो जिंक और कॉपर रॉड्स हैं उन्हें हम एक मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, और इस मेटालिक वायर में एक एमीटर लगा हुआ होगा और एक स्विच लगा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल, जो ऑलरेडी हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो दोनों ही बीकर्स में कोई रिएक्शन नहीं होगा और करंट जो है वो भी फ्लो नहीं होगा मेटालिक वायर के थ्रू। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन पोजीशन में किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्टली Zn यानी कि जिंक से Cu2+ में नहीं हो रहा, लेकिन मेटालिक वायर के थ्रू जो दोनों रॉड्स कनेक्टेड है उनके थ्रू हमारा वो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो देखो इधर हो रहा है, करंट फ्लो इधर हो रहा है। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि करंट फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है हमेशा। तो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्ट नहीं हो रहा कि जिंक से डायरेक्ट जो है हमारे इस सोल्यूशन में चला जाए, लेकिन इस मेटालिक वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारा वो क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोल्यूशन इन वन बीकर टू सोल्यूशन इन द अदर बीकर फ्लोज बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो आयंस का माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से एक बीकर में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरे बीकर के सोल्यूशन में जा रही है। अब हमें पता है कि जो फ्लो है करंट का वो जब ही पॉसिबल है जब कॉपर और जिंक रॉड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और वो यहाँ पे है जब भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारी जिंक और कॉपर रॉड्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव कर रही हैं। अब हर एक इलेक्ट्रोड के साथ जो पोटेंशियल एसोसिएटेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो हर एक स्पीशीज इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट ले रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने यूनिटी ले लिया। अगर कोई गैस आ रही है तो उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्फाइन कर देंगे। उसके बाद रिएक्शन हमने कैरी आउट कराया 298 केल्विन पे, तो हर एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल रहेगा उस केस में उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब कन्वेंशन से अगर हम लें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो होता है 0 वोल्ट्स। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है हर एक इलेक्ट्रोड प्रोसेस की वो किस चीज के बारे में बताती है हमें, इट इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द एक्टिव स्पीशीज इन द प्रोसेस टू रिमेन इन द ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये क्या मेजर होता है कि हर एक एक्टिव स्पीशीज जो कि प्रोसेस में है हमारी उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगी या रिड्यूस फॉर्म में। अगर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा रिडॉक्स कपल है वो H+/H2 वाले कपल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है इसका मतलब जो हमारा गिवन या हमारे क्वेश्चन में जो रिडॉक्स कपल है वो H+/H2 वाले कपल से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई ये चीज। तो ये था हमारा आज का पार्ट, और इसी पार्ट के साथ हमारी रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है।
आप लोगों का कोई भी डाउट आता है किसी भी यूनिट को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज, अब हमारी सिर्फ एक यूनिट बची है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसे भी हम 2 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें पोल्यूशन और इन सब के बारे में है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसे पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।